वेलकम टू मंत्रा क्लासेज। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का ये सेट नंबर 7 है, जिसमें 5 सेट एकदम बेसिक से किया गया था और 6 नंबर सेट से थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया था। 7 नंबर सेट जो है 1 to 6 के पैटर्न पे ही है, लेकिन 1 to 5 के अलावा छठा और सतमा जो सेट हुआ 6th और 7th, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है? मतलब जो वस्तु पहले था उसी वस्तु का दोबारा चर्चा हो रहा है, बशर्ते बात कंडीशन क्या बदल गया है कि पहले 5% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। पहले 5% का लाभ, अब क्या हो रहा है, 5% की हानि। ऐसा कब होता है? जब उसके विक्रय मूल्य में आप 50 रुपया का कमी कर देते हैं। मान लीजिए ये जो बॉर्डर लाइन एक बना दी, यहाँ पे वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। अब जब आप इधर जा रहे हैं तब क्या होगा, हानि होगा, और जब इधर जाएंगे तब क्या होगा, लाभ होगा। तब 5% का जो लाभ पहले हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, 5% का लाभ, अब क्या हो रहा है, 5% का हानि। अंतर कितना का हो गया, 10% का। तो ये 10% का जो गैप है, अंतर है, वो कब होता है, ऐसा कंडीशन सिचुएशन कब आता है? जब आप विक्रय मूल्य में 50 रुपए का क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो इसका मतलब 10% का जो वैल्यू है 50 के इक्वल होगा। तो 1% का वैल्यू जो हो जाएगा किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। अगर हम पूछे 100% का, तो 100% का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100% क्या हुआ, सीपी हुआ, तो सीपी क्या निकल के आ गया, 500 निकल के आ गया। पूछा मूल विक्रय मूल्य क्या था, पहले वाला विक्रय मूल्य क्या था? तो पहले तो 5% के लाभ पर न बेचा जा रहा था। तो अगर क्रय मूल्य 500 निकल के आया, 5% का लाभ निकालेंगे हम, तो इसका मतलब अब बेचेंगे कितना में, 105%। तो 105/100 कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 105 गुने 5 कितना होता है, 525 रुपया होता है। इसका मतलब जो मूल विक्रय मूल्य था, पहले का जो विक्रय मूल्य था 525 रुपया, यहाँ जो आप 00 देख रही नहीं होगा, सारे ऑप्शन में एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। ऑप्शन है 500, 525, 550 और 600 है। आप यहीं तक फोकस कीजिए, यहाँ पॉइंट मान लीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 525 रुपया। एक बार फिर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ जो है क्रय मूल्य है वस्तु का, इधर जाएंगे तो लॉस होगा, इधर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। जब आप इधर गए तब कितना का लॉस, 5%, अब फिर इधर गए तो 5% का फायदा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कै परसेंट का, 10% का। आई 10% का गैप कब आता है, जब आप विक्रय मूल्य में 50 रुपया का हेर फेर करिएगा। तो 10% 50 के बराबर होगा, और कोई भी चीज 100% के बराबर होता है। तो 10% का वैल्यू 50, 1% का 5, 100% का 500। तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 500। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब मूल विक्रय मूल्य। तब पहले तो 5% के लाभ पर बेचा जा रहा था, तब 500 का चीज है, 5% के लाभ में बेचेंगे तो 105% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 525 रुपया। बेसिक से करिएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहां PQSR के समांतर है और PQ व्यास है। देखिए, चक्रीय समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चक्रीय मतलब वृत्त के अंदर है। तो पहले आप क्या ड्रॉ करिएगा, सर्कल एक ड्रॉ करिए। देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है। अब इस सर्कल का जो व्यास है वो क्या दिया हुआ है, PQ व्यास दिया हुआ है। सर्कल का जो व्यास है वो क्या दिया हुआ है, PQ। आप इस सर्कल का व्यास बना दीजिए। इस सर्कल का जो ये PQ हो गया, व्यास हो गया, यहाँ पे सेंटर है, इसको O नाम दे देते हैं। अब PQ व्यास है और PQRS जो है क्या है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो चक्रीय समलंब चतुर्भुज बनाना है जिसमें दो भुजा पैरेलल होता है और दो भुजा पैरेलल नहीं होता है, PQRS। देखिए RS लाइन जो है QP के, या फिर कहिए कि PQ लाइन SR के समानांतर है कि नहीं, तो बिल्कुल समानांतर है। लेकिन SP और RQ एक दूसरा के समानांतर है, नहीं है, तो यही हो गया समलंब। आप PQRS चक्रीय समलंब चतुर्भुज बना दिए, वृत्त के अंदर हो गया।
PQ SR के समानांतर होना चाहिए। तब PQ जो है SR के समानांतर है, हाँ है। PQ व्यास भी हो गया। QPR 40 डिग्री है। QP और R मतलब आप इसको ड्रॉ करिए पहले। QPR ये जो एंगल देख रहे हैं QPR, ये वाला एंगल क्वेश्चन में 40 डिग्री दिया हुआ है। आगे आइए, PSR क्या होगा? PSR मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा है। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल हो, आप कोई भी सर्कल लीजिए, अब उस सर्कल का जो व्यास होता है, कोई सर्कल लीजिए, अब सर्कल का जो व्यास होगा वो परिधि पे कहीं भी मिला दीजिए, इधर मिलाइए या फिर एक व्यास है इधर मिला दीजिए, कहीं भी मिलाइएगा तो परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये रूल है। आप यहाँ जो PQ व्यास देख रहे हैं, ये PQ से एक लाइन गया PR और एक लाइन गया QR, तो परिधि पे कै डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए त्रिभुज PRQ में एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 40, इसका मतलब टोटल कितना बना? 130। और त्रिभुज में बनता कितना? 180 डिग्री। तो जब 90 40 130 बन गया तो यहाँ कितना बचा? 50 डिग्री का एंगल बच गया। तो PQR जो हो गया कै डिग्री हो गया? 50 डिग्री हो गया। और नेक्स्ट रूल सीखिए, जो चक्रीय चतुर्भुज होगा, चाहे चक्रीय समलंब होगा, कोई भी हो, चक्रीय अगर है तो आरी तिरछी कोण कहिए चाहे आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे एंगल S को जब एंगल Q से जोड़ा जाना चाहिए उस समय क्या डिग्री पूरना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर एंगल Q 50 है, इसका मतलब एंगल S कितना बचा? 130 डिग्री बचा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 130 डिग्री। देखने से लगा होगा मुश्किल सवाल, लेकिन फिर समझिए, जब रूल याद रहेगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, एक सर्कल है, एक व्यास दिया हुआ है, तब तुरंत व्यास बना दिए, PQ व्यास है, समलंब है, जानते हैं दो भुजा पैरेलल बनाना ही, बना दिए। अब PQR इसको रखे कि इसको रखे, तो भी क्वेश्चन में ही पढ़ना है कि यार किसको रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसको रखना है, कहा है कि जो PQ है SR के समानांतर है, तो जो PQ है SR के समानांतर होना चाहिए, तो S यहाँ होगा, R यहाँ पे होगा, समलंब बन गया। अब देखिए यहाँ पे सेंटर है, एक एंगल दिया हुआ है, क्या? RPQ कहिए या फिर QPR कहिए, RPQ बराबर होगा ना QPR के, ये दिया हुआ है क्या डिग्री? 40 डिग्री। अब जब ये 40 है, आई क्या है? वृत्त का व्यास है, व्यास परिधि पे क्या डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ई 90 है, ई 40 है, तो ये कितना होगा? 50 होगा। ई वाला कोण और ई वाला कोना, ये दोनों कोना जो है, मतलब दोनों जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, कितना सम होगा? 180 50 है, तो कितना बचा? 130 डिग्री बचा। 130 आंसर एकदम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का रूल क्या होता है? बाकी के 6 सेट में 3-4 सवाल समचतुर्भुज का डाला जा चुका है। समचतुर्भुज का रूल है कि समचतुर्भुज का चारों के चारों भुजा बराबर होगा। पहली बात, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा एक दूसरा को 90 डिग्री पे काटेगा। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरा को समद्विभाजित भी करता है। आगे आइए, पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 96। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने में पहला विकर्ण और गुना में दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना में पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। दिया हुआ है इसका एक विकर्ण 16 है, एरिया कितना दिया हुआ है? 96। आप एरिया के जगह रख दीजिए 96 बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण, कितना है पहला विकर्ण? 16, तो यहाँ लिखिए 16 गुना में दूसरा विकर्ण दिया हुआ है, नहीं दिया तो छोड़ दिए, काट दीजिए 2 से 8 बार, 8 से 12 बार। मतलब इसका दूसरा विकर्ण जो निकल के आया, कितना निकल के आया? 12 निकल के आया। पूछा क्या है? इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए, समचतुर्भुज में पहले दो विकर्ण ड्रॉ करना है, ये हो गया पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। विकर्ण एक दूसरा को क्या डिग्री पे काटता है? 90 डिग्री पे काटता है। विकर्ण एक दूसरा को क्या करता है? समद्विभाजित भी करता है। पहला विकर्ण अगर 16 है तो मान लीजिए ये वाला पहला है, तो ये 8 होगा, तो ये भी 8 होगा। 16 माने आधा आधा बटेगा, समद्विभाजित हुआ।
दूसरा विकर्ण 12 है, इसका मतलब ये पूरा अगर 12 है तो इधर 6 होगा तो इधरो 6 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पूछा है भुजा की लंबाई, तो यही तो भुजा है, यही तो चारों भुजा है समचतुर्भुज का। आप कोई एक त्रिभुज बनाइए, यहाँ देखिए ओ लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए। अब एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ओ ए बी। इस त्रिभुज ओ ए बी पे फोकस करिए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का जब कोण बने तो एगो आधार का काम करता है, एगो लंब का काम करता है, और जो बच गया वो कर्ण का काम करता है। तो ए से बी तक का जो लंबाई है वो कर्ण नहीं रहा होगा, ए से ओ और ओ से बी दोनों में से कोई एक आधार और कोई एक लंब रहा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर है, तो मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा आधार स्क्वायर, तो एगो को आधार मान लीजिए 6 को और लंब मान लीजिए 8 को, तो 8 स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया। ए बी स्क्वायर का मान निकल के आ गया 100, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा √100 माने कि 10 बाहर निकल के आ गया। तो इसका एक भुजा का लंबाई कितना हो गया 10। लेकिन इतना करने का कोई जरूरी ही नहीं है, याद भी तो रखना है कुछ ट्रिप। अगर ट्रिपलेट में जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मंत्रा क्लासेज में, तो देखे होंगे कि ट्रिपलेट याद कराया हुआ 10 से 12 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। तो यहाँ 6 है या 8 है, तो डायरेक्ट क्या 10 ट्रिपलेट से, तो इतना करना कोई जरूरी नहीं। अब फॉर्मूला याद है तो क्या फॉर्मूला लिखना भी जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप लिखते यही बात, इतना अगर याद रहेगा एक बार में नेक्स्ट क्वेश्चन इतना समय ही नहीं लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच अंतर निकालिए। माध्य कहीं कहीं परीक्षा में औसत नहीं लग के माध्य भी रहता है, तो आप ध्यान में रखिए कि वही बात हुआ। पहली 5 भाज्य संख्या, पहला भाज्य संख्या कौन होगा 4, उसके बाद 5 नहीं होगा 6, 7 होगा नहीं होगा 8, उसके बाद 9 होगा, हाँ होगा, एक और स्वयं के अलावा भी कट रहा है, एक 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, उसके बाद 9 के बाद कौन होगा 10, ये भाज्य संख्या हो गया। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य, अब इसका माध्य माने क्या औसत, कै गो संख्या है 5 गो, तो सबको जोड़ के किससे भाग देना पड़ता है 5 से भाग देना पड़ता है, तो दे दिए 5 से भाग, कितना आएगा 6 4 10 और 10 20, 8 28, 28 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 37 आएगा, 37 बटा में 5, 37 बटा 5 कितना होता है 5 सते 35, 2 5 चौका 20, काट लीजिए। तो पहला आ गया माध्य कितना 7.4। आगे लिखा हुआ है पहली 5 अभाज्य संख्या, तो पहली 5 अभाज्य संख्या लिखिए। पहला तो 2 हो गया, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, 4 होगा नहीं 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 8 9 10 नहीं होगा 11 हो गया, जो एक और स्वयं से सिर्फ ये सब कटता है। माध्य निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, 5 गो संख्या है तो किससे भाग 5 से भाग हो गया, कितना आएगा 3 2 5, 5 10, 7 17, 11 कितना हो गया 28 हो गया। 28 में जब 5 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 50 25, 5 36, 5.6 आ गया। मतलब पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य आ गया 7.4 और 5 अभाज्य संख्या का माध्य आ गया 5.6। पूछा क्या है अंतर, पूछा है अंतर, तो 7.4 और 5.6 के बीच में कितना का अंतर है 1.8 का अंतर है, घटा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है x बराबर दिया हुआ है √x + 1/√x का मान क्या हो। क्वेश्चन मान लीजिए कि पहली बार आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, कोई इजी भी नहीं होता है, प्रैक्टिस कितना है आपका उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक तो हो गया कि √x + 1/√x निकालना है, तो हमको लग रहा है कि पहले इस पे √अंडर लगाना पड़ेगा, ऐसा भी थॉट आएगा दिमाग में, तो वैसे भी प्रोसेस है, बनता वैसे भी है, लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। आप शॉर्टकट सीखिए, शॉर्टकट करने का मतलब जो सिलेक्शन दिलाने वाला मेथड होता है। देखिए अगर फॉर्मूला पढ़े कि x + 1/x का वैल्यू अगर k दिया हुआ है, तो आपको अगर x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है तो k² - 2 करते हैं। इससे अगर फिर पावर में निकालना है तो फिर वैल्यू k² - 2, फिर अगर स्क्वायर करना है तो वैल्यू k² - 2, फॉर्मूला चलते गए। अगर हम कहें कि आपको √x अब प्लस में 1/√x बराबर में p दिया हुआ है, तब फिर वही बात है ना,
अगर x है तो इसका स्क्वायर, तो ये रूट x है तो इसका स्क्वायर क्या होता है x प्लस एक 1/x का स्क्वायर क्या 1/x स्क्वायर, तो 1/√x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू k है तो स्क्वायर करने के बाद क्या लिखते हैं k² - 2। वैसे ही अगर √x प्लस 1/√x p है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा p² अब माइनस में 2 हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, अब आपको इतना करना नहीं एग्जाम में, अभी सूत्र याद कराएं, आगे देखिए। लेकिन फॉर्मूला में आप कहिएगा कि दो चीज ज्ञात होना चाहिए। फॉर्मूला जो हम लिखे हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर p दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² निकालना आसान हो गया, क्योंकि वैल्यू के स्क्वायर में से 2 घटा दिए, जो दिया हुआ था उसका स्क्वायर करके 2 घटा दिए। लेकिन यहाँ तक जो पूछा है वैसा कुछ कंडीशन नहीं दिया, घबराना नहीं है। मान लीजिए आपकी √x प्लस 1/√x बराबर क्या है k है, तो x प्लस 1/x जो होगा क्या होगा k² - 2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 बार अभी तक बता दिए। इसका मतलब है कि अगर x प्लस 1/x का मान हमको निकल जाए तो k का मान नहीं निकाली जाए, जो k का मान इधर उधर करके निकलेगा वही तो इसका मान हो गया, वही तो पूछा है। मतलब हमको फोकस करना है x प्लस 1/x पे। x का मान दिया हुआ है 7 प्लस 4√3 दिया हुआ है, लेकिन 1/x तो नहीं है। अगर x का मान दिया हुआ है 7 प्लस में 4√3, तो 1/x जो है क्या है, ये x का तो उल्टा है, तो इसी 1/x बराबर इधर 7 प्लस 4√3 नहीं हो जाएगा, 1 में कर देंगे तो x का उल्टा 1/x, तो 7 प्लस 4/3 का उल्टा 1/7 प्लस 4√3 हो गया। अब आप इसका परिमेयकरण करिए, क्या कि तब बटा में सही लग नहीं रहा है, सवाल कैलकुलेटिव होगा, परिमेयकरण करिए। अब परिमेयकरण बहुत सीखे होंगे आप लोग। अब परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है, जो हर में है उसमें निगेटिव लगा के ऊपर रखा जाता है, तो 7 माइनस में 4√3 अब बटा में 7 माइनस 4√3, इसी तक कट ही जाएगा, ले दे के जैसे था वैसी हो गया, लेकिन सुविधा के लिए गुना किए तो काटेंगे नहीं। अब देखिए, एक में जब 7 माइनस 4√3 से गुना होगा तो क्या आएगा 7 माइनस में 4√3 आएगा। अब देखिए a प्लस बी नजर आ रहा है, a माइनस बी नजर आ रहा है, इसका मतलब है हुआ क्या a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² माइनस b², तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया, माइनस b², तो 4√3 का स्क्वायर क्या हो गया 4 चक 16 तिया 48 हो गया, तो 49 माइनस 48, 49 में से 48 गया क्या बचा एक में इससे भाग लगाइएगा क्या बचेगा, जो है वही रह जाएगा 7 माइनस 4√3 निकल के आया। तो x का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब 1/x का मान हम लोग निकाल लिए 7 माइनस 4√3, बात हो गया क्लियर। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन पे, लॉन्ग नहीं है, अब 1 सेकेंड में आप सवाल बना लीजिएगा, वैसा मेथड बनाएंगे, बस आप बेसिक एक बार समझिए कि होता क्यों है। अब जब आप x में 1/x को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 1/x मिलेगा, लेकिन जब बराबर के उधर वाला को भी तो जोड़िएगा, x प्लस 1/x किए तो इसी 7 प्लस 4√3 में 7 माइनस 4√3 को जोड़िएगा, तो 4√3 तो 4√3 कट जाएगा, तब बचा क्या 7 और 7, तो 7 और 7 कितना 14, तो x प्लस 1/x का मान क्या निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। आप जो माने हैं किसके बराबर k² - 2 के बराबर, तो 14 का वैल्यू किसके बराबर आ गया k² - 2 के बराबर, तो k² बराबर क्या आ जाएगा 14 प्लस 2 16, तो k बराबर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। तो यही तो पूछा है कि √x प्लस 1/√x क्या होगा, तो k का मान क्या है 4 निकल के, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर इसको समझिए कि सबसे कम समय में कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए कि आपसे पूछा है क्या पूछा गया है,
रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स। सबसे पहली बात, जब ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहला फोकस यहाँ होना चाहिए, क्या 7 का स्क्वायर और 4√3 का स्क्वायर दोनों का अंतर 1 का है? अगर है तो बहुत आसान सवाल हो गया। लगभग प्रीवियस ईयर में ऐसे ही सवाल रहता है। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, तो 49 और 48 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो हाँ है। अगर 1 है तो सीधा सीधा समझिए कि 1/x जो होता है 7 माइनस 4√3 होता है। बात खत्म, उतना का कहानी यही खत्म। इससे भी शॉर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा इस दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1 है, तो जब आप x प्लस 1/x करिएगा तो क्या आता है, इतना ही कट जाता है, तो 7 और 7 14 आता है। हम डायरेक्ट यूं नहीं कह सकते हैं 7 और 4√3 में बड़ा कौन है, 7 है ना। नहीं पता चलता है तो स्क्वायर करके समझ लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4√3 का स्क्वायर 48 होता है, बड़ा कौन 7। तो 7 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना 14, तो सीधा x प्लस 1/x 14 आ गया। अब यह लाइन लिखने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट समझिए। अगर x का मान क्या दिया हुआ है 7 प्लस 4√3, हम सीधा देखेंगे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस चेक करिए। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। हाँ 1 है, तो सीधा हो गया कि x प्लस 1/x जो है 2 गुने 7 कितना होगा 14 होगा। यही निकल के आ गया। मतलब डायरेक्ट हम लोग यही लिखेंगे एकदम 2 सेकेंड में। पूछा है इसका वैल्यू, मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या के, तो अगर रूट अंडर x प्लस 1/√x का वैल्यू k है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1/x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x के जगह क्या 14, x प्लस 1/x के जगह क्या 14, तो 14 बराबर k स्क्वायर माइनस 2, तो k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर क्या आ गया निकल के 4। तो रूट अंडर x प्लस 1/√x का वैल्यू जो k माने वो क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल। अगर नहीं समझ में आया, बेसिक मान लीजिए कि लग रहा है कि नहीं कंफ्यूजन है, आप एक बार पुनः इसको स्किप करिए, फिर से देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तब आप बेसिक डायरेक्ट अभी शॉर्टकट अभी से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 500 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 10% का साधारण ब्याज है तो दूसरों साल तो 10% आप ब्याज लीजिएगा, पैसवे पर ब्याज लीजिएगा, तो 10% 2 बार लीजिएगा, तो आप सीधा सीधा वो तो कह सकते हैं कि पूरा पैसा पे आप हमको 20% का ब्याज दे दीजिए, चाहे 2 बार 10% दीजिए, बात बराबर ही पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज तो लग ही गया, ब्याज तो आपको 1 साल में मिल ही गया, दूसरा साल आप क्या कहिएगा कि हमको अब ब्याजों पर ब्याज चाहिए, तो इसका मतलब 20% तो होगा नहीं, 20% से ज्यादा ही मिलेगा। तो सक्सेसिव आप याद अगर रखे होंगे या फिर बाकी के सेट में सीख ही लिए होंगे कि कैसे बढ़ता है सक्सेसिव, तो 10% का अगर 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो ओवरऑल कितना होगा 21%। कहां से आया 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100 से। तो 2 साल में साधारण ब्याज 20% मिला, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 21% मिला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का 1% का। अब 1% का वैल्यू जो है क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना का है 500 का है, तो 1% का वैल्यू किसके बराबर हो गया 500 के बराबर हो गया। पूछा है मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना 100%, तो 100% मतलब 100 से गुना, तो जब 100 से गुना करिएगा इधर भी 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 50,000 आ गया। हर बार में आंसर 5,000 में नहीं मारिएगा, 50,000 नजर नहीं आ रहा है तो आंसर क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एकदम ध्यान में रखना है, वो जीरो गैप रहेगा, आपको लगेगा कि यही होगा, कभी लगेगा कि हम ही गलती बना लिए होंगे तो वो जीरो छूट गया होगा, इस सब पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7। 15 वस्तुओं का क्रयमूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य CP रुपया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP रुपया है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 गुने CP होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर SP है तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 10 गुने SP होगा। ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब आइए CP बटा में SP, इधर क्या बचेगा 10, इधर क्या बचेगा 15, काट दीजिएगा क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 2/3 बचेगा। तो CP से SP का निकल गया रेशियो 2/3। लाभ प्रतिशत बताना,
2 में खरीदा, 3 में बेचा, कितना का फायदा? 1 का। कितना पर? 2 पर। गुना में 100% हो गया। क्या आएगा आंसर? 50% आएगा। आसान सवाल था। आइए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिकोणमिति। वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है नहीं बनेगा, सीधा आराम से आप छोड़ के आइएगा। अगर आज अभी याद बना रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, नहीं याद है, वैल्यू आज ही याद कर लीजिए। ऐसे सोच रहे हैं कि आएगा तब का तब देख लेंगे, चाहे बाद में याद करेंगे, तब तो आप कर ही लीजिएगा। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। स्क्वायर करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा? 3, बटा में 2 क्या हो जाएगा? 4। प्लस cos 30। cos 30 का मान भी क्या होता है? √3/2। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 3। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा? 3 रह जाएगा। अब देखिए, सबको एक साथ जोड़ घटाव करिए, लघुत्तम लीजिए, कितना होगा? 4 होगा। इसके भी बटा में 1 मान लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या होगा? माइनस में 12 आ गया। ये 3 3 6 और 12 2 14, प्लस में 12 माइनस में 14, क्या बचा? माइनस में 8। अब बटा में 4, 4 से कट गया 8 दो बार में, तो क्या बचा? -2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो सवाल सिंप्लीफिकेशन कहिए कि यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है और यहाँ से त्रिकोणमिति है। अब वैल्यू रख लीजिए एकदम आज के आज। क्वेश्चन नंबर 9, एक बैग में 112 रुपए हैं जो ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 8, 10 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए, 50 पैसा का कै गो सिक्का होगा? मान लीजिए आपके पास 500 पैसा है। कितना पैसा है? 500 पैसा है। तो 500 पैसा में 50 पैसा का, अगर सब 50 पैसा का सिक्का है तो कै गो है? तो इसमें 50 से भाग दीजिएगा, तो कै गो सिक्का आ गया? 10 गो। तो 50 पैसा के आपके पास 10 गो सिक्का होगा, तब ना जाके 500 पैसा बनेगा। तो वही पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो सिक्कों की संख्या तभी निकलेगा जब आपके पास कुल पैसा आएगा, कि कुल पैसा कितना है, उमें से 50 से भाग दे देंगे। देखिए समझिएगा, बैग में तो टोटल 112 रुपया है, उसमें 1 रुपया का भी सिक्का भरा हुआ है, 1/2 रुपया का भी सिक्का भरा हुआ है। कोई सोच रहा है कि हम 50 पैसा के जगह 1/2 कैसे लिख दिए? सबको रुपये में रखिए, नहीं तो सबके पैसे में रखिए। हमको आसान लग रहा है रुपया मानना, हमको नहीं लग रहा है कि हम 100 माने, फिर 50 पैसा माने, फिर 10 पैसा। नहीं, यही सही है। 50 पैसा माने कितना? 1/2 रुपया। और 10 पैसा माने कै रुपया? 1/10 रुपया। तो बैग में 1 रुपया का सिक्का है, 1/2 रुपया का भी सिक्का है, 1/10 रुपया का भी सिक्का है। सिक्कों का अनुपात देखिए कितना है? 3, 8, 10। मतलब अगर ये 3 गो सिक्का है तो ये 8 गो सिक्का है और ये 10 गो सिक्का है। आगे आइए, अगर 1 रुपया के 3 गो सिक्का है तो टोटल जो होगा, टोटल कै रुपया होगा? 1 गुने 3, 3 रुपया होगा। अगर 1/2 के 8 गो सिक्का है तो टोटल कै रुपया? 1/2 गुने 8 रुपया, मतलब 4 रुपया। 1/10 के अगर आपके पास 10 गो सिक्का है तो टोटल कै रुपया? 1/10 गुने 10 कितना? 1। तो बैग में टोटल रुपया कितना आ गया? 3, 4, 7 और 1, 8। बैग में टोटल कै रुपया? 8 रुपया। और ये 8 का वैल्यू किसके बराबर है? 112 रुपया के बराबर है। तो 8 का वैल्यू लिख दिए 112। क्या 8 के पहाड़ा में 112 आता है? बताइए। आता है। 14 8 कितना होता है? 112। 8 गुने 14 याद रखिए, ज्यादा बेहतर है। 14 गुने 8 याद रखिएगा, दिक्कत होगा सवाल बनाने में। आगे देखिए, 1 का वैल्यू आ गया 14। इसका मतलब है 4 का वैल्यू कितना? 14 चका 56। तो सब क्या है? 3 रुपया है, 4 रुपया, 1 रुपया है। तो कितना आ गया? 56 रुपया। अच्छा, ये 56 रुपया जो है क्या आया है? 1/2 का। यही 1/2 ने लिखे हैं किसके जगह पे? 50 पैसा के जगह लिखे हैं 1/2। अब देखिए,
50 पैसा का टोटल कितना रुपया आया, 56 रुपया आया। तो आप ये जो 50 पैसा देख रहे हैं इसके जगह हम लिख सकते हैं कि हाँ उसका टोटल हमारे पास 56 रुपया है। चाहे हम कह सकते हैं 100 से गुना करके कि हाँ हमारे पास 5600 पैसा है टोटल। तो 5600 पैसा है आपके पास और सब पैसा क्या है, 50 के सिक्का वाला है। तब भाग दीजिए कि कै गो है। तो 5600 में जब हम 50 से भाग देंगे कितना आएगा, 112 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से काटिएगा एक बार में, 6 को काटिएगा एक बार में, बचा 1 0, तो 5 दूना 10। 112 गो सिक्का आ गया किसका, 50 पैसा का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार पुनः देखिए, 1 रुपया का भी सिक्का है बैग में, 1/2 रुपया का भी सिक्का है और 1/10 रुपया का है। 1 रुपया वाला 3 गो सिक्का, तो टोटल कै रुपया बैग में, 3 रुपया बैग में। 1/2 रुपया वाला 8 गो सिक्का, तो टोटल कै रुपया, 4 रुपया। 1/10 का सिक्का है, 10 गो है, तो टोटल कै रुपया, 1 रुपया। मतलब बैग में टोटल कितना, 4 3 7 1 8 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 8 गो नहीं 112 गो है, तो ये तो अपना से रेशियो ना माने हैं, एक्चुअल थोड़े मान लिए थे। तो 8 का वैल्यू 112, तो 1 का वैल्यू 14, तो 4 का वैल्यू 56। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 रुपया वाला कितना रुपया है, 1/2 के सिक्का वाला कितना रुपया है, 56 रुपया है। या फिर कहिए कि 5600 पैसा है, दोनों बात है। अगर आपके पास 5600 पैसा है, सब पैसा 50 रुपया वाला है, 50 पैसा के सॉरी सिक्का वाला है, तो इसका मतलब टोटल 112 गो सिक्का है आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 4x स्क्वायर वाई 16x वाई क्यूब 2x क्यूब वाई क्यूब का HCF क्या होगा। HCF माने क्या, जो कॉमन सब में हो। 2 16 4 सब में क्या कॉमन है, 2 4 16 में 2 कॉमन है। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स क्यूब है, मतलब सब जगह एक एक्स मैच कर रहा है। इधर एगो वाई, इधर 3 गो, इधर 3 गो, तो एक वाई मिला कॉमन, तो 2xy क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सीधा बात है, शेप का तो कुछ करना ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में। यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्ध गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक, पहले यहीं से पढ़िए, एक के लाइन पढ़िए, आप पहले सोच लीजिए। मान लीजिए कोई अर्ध गोला है, उसका त्रिज्या कितना है, r दिया हुआ है। एक और कोई गोला है, तो गोला का जो त्रिज्या है अर्ध गोला की त्रिज्या से क्या है, 3 गुनी है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये हो गया गोला का और ये हो गया अर्ध गोला का त्रिज्या, यही ना है अर्धगोला। अर्धगोला का त्रिज्या अगर हम r माने तो गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो उनके आयतनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात आपसे पूछा है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। r क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या दिया कितना है, 3r दिया हुआ है, तो लिखिए 4/3 पाई, r के जगह 3r जब लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 कितना होगा, 27, r के पावर में 3 करिएगा इतना हो जाएगा। इधर आइए 2/3 पाई, इधर त्रिज्या कितना दिया हुआ, r ही दिया हुआ है, तो वही लिख दीजिए, पावर में 3 लगा दीजिए, काटिए, पाई/3 पाई/3, काम खत्म। 2 से 2 बार में कटेगा, r क्यूब से r क्यूब कट गया, बचा क्या इधर 27 और 2, 27 गुने 2 कितना हो गया, 54। उधर कुछ बचा नहीं, तो 54:1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 54:1। फॉर्मूला याद रखिए, बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। रवि और उनकी पत्नी का वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:8 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 9:3 था, तो कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी। चलिए, अगर लंबा लग रहा है क्वेश्चन तो पेशेंस रखिए, एक लाइन पढ़िए, उतना ही काम करिए, सॉल्व करते जाइए, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। देखिए, वर्तमान आयु तो दिया हुआ है 8:5 में, आप मान सकते हैं कि वर्तमान आयु इसका 8x है और इसका कितना है, 5x है। अगर रेशियो निकालना है जो 8:5, x से x कट जाएगा तो 8:5 नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, इसीलिए हम लिख दिए 8x और 5x।
6 वर्ष बाद का रेशियो 12:8 होगा। अभी 8 एक साल का है तो 6 साल बाद इतना साल का नहीं हो जाएगा। ये अभी 5 एक साल का है तो 6 साल बाद इतना साल का नहीं हो जाएगा। तो अब जो काट कुट के रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, अनुपात 12:8 आ रहा है। इस इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत? आगे देखिए, यदि उनकी शादी के समय की पूछा है, पहले तो ये बताइए कि अभी का उम्र उसका है क्या। क्रॉस गुना करिएगा। अब डायरेक्ट क्रॉस गुना करे से अच्छा है कि पहले देखिए नहीं, 12:8 जो दिया कटने वाला रेशियो दे दिया है, तो थोड़ा सा हम और काट लेते हैं जो आसान होगा। 4 दूना 8, 4 से 3 बार क्रॉस गुना करिए, क्या होगा 16x प्लस में 12, इधर हो जाएगा 15x प्लस में 18। डिफरेंस निकालिएगा, 16x में से 15x जाएगा, x बचेगा, 18 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। x का मान क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। इसका मतलब है उसका वर्तमान आयु, रवि का वर्तमान आयु 8x माने 8 गुने 6 48 नहीं है उसका वर्तमान उम्र, तो बिल्कुल 48 साल का है अभी। उसका पत्नी अभी कितना है 5x माने x के जगह 6, 6 पचे 30, तो रवि 48 साल का और पत्नी कै साल का 30 साल का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, शादी के समय उनकी आयु 9:3 था। अब बताइए ये दोनों का उम्र जो आप लिखे हैं पति पत्नी बनने के पहले का लिखे हैं कि अभी का लिखे हैं, तब बिल्कुल अभी का लिखे हैं, वर्तमान का लिख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पहले से जान पहचान था, पहले का उम्र दिया हुआ है। तो अभी 48 साल का है रवि और रवि का पत्नी है 30 साल का। अब देखिए पूछा क्या है, कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी। देखिए मान लीजिए कि दोनों वाई वर्ष पहले शादी किया था, अभी जो है रवि 48 साल का है और वाई वर्ष पहले किया था। अगर 3 वर्ष पहले करता तो उस समय उसका उम्र कितना होता, 48 माइनस 3 45। आपको पता है कि क्या वर्ष पहले किया, नहीं पता है, तो मान लीजिए वाई वर्ष पहले किया था, तो जब किया होगा उस समय उसका उम्र कितना रहा होगा 48 माइनस वाई, तो वाई साल पहले ही ना पत्नियों शादी किया है, तो अभी उसका उम्र अगर 30 है तो शादी के समय 30 माइनस वाई रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना है 9:3, तो अनुपात तभी ना निकलेगा जब ये दोनों के बटा में रखिएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है 9/3 दिया हुआ, फिर कटने वाला दिया हुआ है, 3 से 9 को काट दिए 3 बार में। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना, हो जाएगा 48 माइनस वाई बराबर 90 माइनस में 3y। 3y को इधर उठा के लाइएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। 48 को उधर ले जाएंगे माइनस में 48 जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। y बराबर कितना निकल के आ गया 21 निकल के आ गया। इसका मतलब है कि दोनों का शादी कै साल पहले हुआ था, 21 साल पहले हुआ था। अब देखिए तो कितने वर्ष पहले शादी किए थे, 10 24 16 नहीं, 21 साल पहले। तो आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर ये आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाइएगा पहला बार, आंसर आ जाएगा 21 कहिएगा ना हम ही गलत बना लिए हैं, फिर आप चेक करने जाइएगा, नहीं तुम कॉन्फिडेंस में बनाइए, सही बनाइए एक बार में। एक बार पुनः समझ लीजिए, रवि और उनकी पत्नी का वर्तमान आयु जो है 8:5 में, मान लीजिए कि वो अभी कितना है 8 साल का है। रवि का उम्र अभी कितना मान लिए 8x मान लिए, उसकी पत्नी का उम्र कितना मान लिए 5x मान लिए। 6 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है तो 6 हम जोड़ दिए, तो अनुपात दिया हुआ है 12:8, क्रॉस गुना की x का मान निकल गया। इसका मतलब रवि हो गया 48 साल का और पत्नी हो गया 30 साल का, 5 6 30, काम खत्म। अब मान लेते हैं कि y साल पहले शादी किया होगा, डेट फिक्स होने गया, कह रहा है कि कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी और शादी के समय का रेशियो दिया हुआ है 9:3। मान लीजिए कि एंगेजमेंट का समय की बात है, उस समय का दिया हुआ है रेशियो, तब मान लेते हैं कि y साल पहले शादी नहीं हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, तो 48 साल का अभी ना, तो y साल पहले कितना करा होगा 48 माइनस वाई। अभी 30 साल का है लड़की उसकी पत्नी, तो पहले कितना रहा होगा 30 माइनस वाई। रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं उस समय इतना इतना था, कैलकुलेट कर दिए, y बराबर 21 निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है 23 है। अगर HCF 23 दिया हुआ है तो आपको पता है कि संख्या 23x और क्या होगा 23y होगा। उनके लघुत्तम समावर्त के दो गुणनखंड दिए हुए 13 और 14,
एलसीएम। आप एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है वो तो रहबे करेगा। क्यों रहता है? कि जो सबसे ज्यादा बार है उससे ना मतलब है। 23 इधर है 23 इधर है, दोनों जगह एक एक बार है तो एक बार लिख दिए। एक इधर है इधर नहीं है, लेकिन एक बार है ना तो लिखना ही पड़ता है। वाई इधर है तो एक बार लिखना ही पड़ता है, एलसीएम का ही रूल है। तो यही ना हो गया, एलसीएम निकल के आ गया। कहा क्या है कि लघुत्तम के दो गो गुणनखंड दिया हुआ है 13 और क्या 14। आपको नहीं लग रहा होगा, उसको दो टुकड़ा में बांटा है तो वो एक्स के जगह 13 रहा होगा और वाई की जगह पे कितना रहा होगा 14 रहा होगा। उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या हमसे पूछा है। आप देखिए 23 में 13 से गुना करेंगे से बड़ा होगा कि 23 में 14 से गुना करेंगे वो बड़ा होगा? तो स्वाभाविक बात है वही बड़ा होगा। तो 23 गुने 14 कितना हो जाएगा? 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 28 4 32, आंसर होगा 322। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y दिया हुआ है 16/15, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। ए के जगह एक्स और बी के जगह वाई। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में भी फॉर्मूला आता है। वो याद नहीं रहेगा, आप ऐसे ही छोड़ के चल जाइएगा। आगे देखिए, अब सॉल्व करने के लिए इतना चीज चाहिए, इसमें से हमको x प्लस वाई का मान मिल गया है। x प्लस वाई की जगह क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा है, तो यहाँ जो है 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब बाकी मटेरियल तो पते नहीं है, अब वो कोई फार्मूला पे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जबरदस्ती फार्मूला पे लाएंगे। देखिए कैसे आएगा। आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम आपसे पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2xy होता है। अब देखिए x प्लस वाई तो हमको दिया हुआ है, नहीं लग रहा है कि अगर वो x प्लस वाई पर बैठ जाता कितना आसान हो जाता। बैठाएंगे जबरदस्ती। देखिए अगर हम पूरा मटेरियल के जगह इसको उठा के रख दें तो मैच कर रहा है? नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस में 2x वहां कहा माइनस में xy पहुंचा हुआ है, तो साफे गड़बड़ है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसमें से घटा दें माइनस में 3xy, माइनस में अगर हम 3xy घटा दें तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बचेगा? प्लस में 2xy माइनस में 3xy बचेगा क्या घटा के? माइनस में xy। तो क्या अब मैच कर रहा है? तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अगर इधर माइनस 3xy घटाए हैं तो क्या इधर नहीं घटाइएगा माइनस 3xy? ये पूरा मटेरियल में से घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? तो उतना घटा दिए। अब सोच रहे इतना करना पड़ेगा, नहीं याद रखना पड़ेगा, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसका मतलब हम इसके जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में क्या 3xy। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ब्रैकेट को खोलेंगे आएगा उसके बाद क्या 2xy, इधर पहले से क्या है माइनस 3xy, तो 2xy है, इधर से माइनस 3xy, तो दोनों मिलजुल के क्या बन जाएगा माइनस xy, तो माइनस xy है कि नहीं? मतलब ठीक इतना स्टेप के जगह हम इतना स्टेप लिखें तो कहीं से कोई गड़बड़ है? तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, उतना हम लिख सकते हैं। अब आइए देखिए, अब हमको x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 4, तो इधर तक 4 है, ये है, इधर आ गया क्या 4 का स्क्वायर 16 अब माइनस में 3xy। इसका मतलब सीधा सीधा ये लफड़ा कहाँ बच गया? xy पे। अब xy हमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिख रहा है हमको। अब देखिए, अब इतना जो अभी तक समझा है उसमें था कुछ नहीं, सिर्फ पैटर्न पे बैठाना था। कभी क्या होगा x माइनस वाई का स्क्वायर यूज होगा, कभी x प्लस वाई का स्क्वायर यूज होगा। अब आपको याद में रखना है कि हाँ क्वेश्चन हम जैसी देखेंगे वैसे कैसे मूव करें, या आप एक ही सवाल को आप 10 बार प्रैक्टिस करिए, खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कब मूव करना है। सो अब देखिए भिन्न का जोड़ करिए, इसको क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, ऊपर क्या अब जाएगा
y प्लस एक्स बराबर में 16 बटा में 15। x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, y प्लस एक्स माने x प्लस वाई है ना हुआ, इसके जगह 4 दिया हुआ है, अब बटा में एक्स वाई, अब बराबर में 16, अब बटा में 15। 4 से कै बार 4 बार, एक्स वाई को ऊपर भेजिए, 15 को इधर भेजिए और 4 को भी इधर भेज दीजिए। समझ गए कि नहीं समझे? एक्स वाई का मान क्या निकल के आ गया 15 बटा 4, क्रॉस गुना कर दिए। अब एक्स वाई की जगह रख दीजिए 15 बटा 4, तो 3 गुने 15 बटा 4 क्या हो जाएगा 45 बटा 4 और 16 माइनस में ब्रैकेट, अब पहले से 4 अवेलेबल है, 4 क्या हो जाएगा, भिन्न के घटाव करिएगा तो 64 माइनस में 45 बटा में 4 मल्टीप्लाई है, 4 से 4 कटेगा, जब आप 64 में से 45 घटाइएगा कितना बचेगा 19 बचेगा। आंसर में है ऑप्शन नंबर ए, आपको 19 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सीधा बात है, x प्लस वाई 4 दिया हुआ है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 16 बटा 15 दिया हुआ है, इसको भिन्न का जोड़ कटे काट कूट किए, सीधा क्या निकल गया एक्स वाई निकल गया। अब हमको एक्स वाई भी दिख रहा है, एक्स प्लस वाई भी दिख रहा है, और उधर जैसे ही वाला फार्मूला आप लिखिएगा तो लग गया, तो कहीं से फार्मूले नहीं लग रहा है, इसको फार्मूला तोड़ना तुरंत याद आएगा कि या तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे जाना, नहीं तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर पे, बैठा दिए बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, यदि x प्लस वाई का 15%, x प्लस वाई का 15% कहने का मतलब है 15 बटा 100, आगे लिखा हुआ है बराबर x माइनस वाई का 18%, ये बराबर है किसके x माइनस वाई के 18% माने 18 बटा 100 के। तो x का कितना प्रतिशत y है, अब वो तो बाद में पता चलेगा, पहले तो आप x बटा वाई निकालिए। 100 से 100 गया, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, कैलकुलेट करिए, इधर हो जाएगा 5x प्लस में 5y, उधर हो गया 6x माइनस में 6y, घटा दीजिए, 6y को इधर लाइए, कै y बन जाएगा 11y, ये 5x को उधर ले जाइएगा तो एगो x बचेगा, मतलब x बटा y जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 बटा में 1 हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है x जो है, सॉरी x, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये जो y है एक 11 का कै परसेंट है, आप मान लीजिए एक जो है 11 का x% है, x तो यहाँ यूज हो गया इसीलिए x नहीं लिख के हम p लिख देते हैं, मान लीजिए 11 का कै परसेंट है p% है, 11 का p% करने का मतलब क्या p बटा 100, तो 11 का p% कहिए चाहे x का p% कहिए, क्या है y, तो y की जगह क्या है 1, तो p बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा में 11 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 100 बटा 11 का मतलब क्या होता है, यही होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। परसेंटेज का सवाल है, लगभग हर चैप्टर में तो परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। यदि 3 के पावर x प्लस 3, 3 के पावर x प्लस 2 प्लस 3 के पावर x माइनस 1 981, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख के सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, x का मान तभी निकलेगा जब सब पावर में है, तो सब पावर में रहना चाहिए, बेस में हर जगह 3 3 नजर आना चाहिए, तो अगर बेस बराबर तो पावर बराबर, लेकिन देखिए उधर तो 981 है, तो काट कुट करिए चाहे फैक्टर करके देखिए कि 3 के पावर है कि नहीं है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर a टू दी पावर m है और गुना में a टू दी पावर n है, इसका मतलब क्या होता है a टू दी पावर m प्लस में n, यही होता है। तो अगर a के जगह लिखा हुआ रहेगा 3 और m प्लस n के जगह लिखा रहेगा x प्लस 3, तो आप इसको फिर तोड़ ताड़ के नहीं लिख सकते हैं 3 के पावर x और गुना में 3 के पावर 3, वही बात हुआ कि नहीं हुआ, पावर सेम है, आधार को क्या किए जोड़ दिए, या फिर पावर जुटा हुआ है आधार एक के गो है तो दोनों के तोड़ दिए, अलगो अलगो तोड़ सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा। आगे आइए, अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 के पावर x प्लस 3, इसका मतलब ही नहीं लिखा हुआ है 3 के पावर x और गुना में 3 के पावर 3, इधर नहीं लिखा हुआ है 3 के पावर x और गुना में, हर जगह गुना लगा दीजिए 3 के पावर में 2, फिर प्लस नहीं लिखा हुआ है 3 के पावर x, माइनस है तो बटा में 3 के पावर 1, पावर में बटा में तो क्या होता है a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n। आगे देखिए बराबर में क्या दिया हुआ है
981 दिया हुआ है। 3 के पावर x तो हर जगह दिख रहा है तो उसको कॉमन निकाल दिए, बचा क्या 27, क्या बचा 9 प्लस 1/3 बराबर क्या हो गया 981। 3 के पावर x 27 9 कितना 36, इसको डायरेक्ट नहीं लिखिएगा 36, और 36 प्लस में क्या 1/3, 36 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 36, तो 108 प्लस 1 109, अब बटा में 3 बराबर क्या दिया हुआ है 981। 109 को जब आप 9 से काटिएगा, 981 को 9 बार में कट गया, तो 3 के पावर x बराबर है 9 तिया 27, 3 के पावर x 27 को क्या लिखिएगा 3 के पावर 3। अब देखिए आधार क्या है बराबर, तब पावर क्या होगा बराबर, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सवाल है, घातांक एवं करनी क्लास 8 या 7 का है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि एक फुटकर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा तो उसे 18% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि वस्तु दाम है 100 रुपया, उसको बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया 18% बढ़ाया तो 118 रुपया हो गया। तो अगर वस्तु का दाम 100 रुपया है, वस्तु को 118 में बेच रहे हैं तो 18% के फायदा, माने अंकित मूल्य पर बेच दिए तो फायदा हो गया। इसी का है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना 826 रुपया है, तो 826 रुपया में क्या कर दिया वो बेच दिया, अंकित मूल्य पर बेचा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य पर बेचा है। जब अंकित मूल्य पर बेचा है तो 18% का लाभ हुआ। कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, अब उस पर 18% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस हुआ कितना 118%। तो ये जो 826 देख रहे हैं वो आपको नहीं लग रहा है 118% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू 826 बटा 118 हो जाएगा। पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो 1% का वैल्यू इतना, क्रय मूल्य माने कितना 100%, तो 100% के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब वस्तु का यही क्रय मूल्य पूछा, अब यहाँ से काट कुट करिए। देखिए सबसे पहले आप काटिए किससे 2 से, 59 बार में कटेगा, 2 से काटिए 413 बार में कटेगा। 59 के पहाड़ा में 413 आता है कि नहीं आता है, 413 गुना 100 बटा में 59। ऑप्शन से अगर थोड़ा बहुत अंदाज लग सकता है तो लगा लीजिएगा। जैसे यूनिट डिजिट में हर जगह 000 नजर आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ भी 0 है, ये तो तभी होगा जब सीधा सीधा कटेगा। मान लीजिए हम देखें कि 7 यूनिट डिजिट यहाँ है, तो यहाँ 9 सते 63 कहीं ना कहीं कट रहा होगा। काटने कुटने गए नहीं जाते, एक बार काट के हल्का किए, थोड़ा सा सोचे कि काटना पड़ेगा, तो देखिए कि हो सकता है कि 7 बार में कटा होगा। 59 में 7 से गुना करिए तो देखिए 413 आ रहा है, तो अगर 7 से करिएगा 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 7 पछे 35, 6 41, हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 59 से सीधा सीधा 413 कट गया है कै बार में, 59 से 413, एक सेकेंड, 59 से 413 कै बार में 7 बार में, 7 गुने 100 कितना हो जाएगा 700। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब जरूरी नहीं कि काट कुट पूरा किया जाए, थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कहीं कट कुट जाए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं गोला का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 256 पाई दिया हुआ है। इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो रेडियस निकलेगा उसका दुगना कर देंगे, पाई से पाई गया, 4 से 64 बार में गया, आर स्क्वायर बराबर 64, तो रेडियस क्या गया 8, अगर रेडियस 8 है तो व्यास दुगुना हो जाएगा, 8 दूना 16, आंसर हो गया 18 का ए। इसमें तो कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, एक मेज 35% की छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य 2400 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए
अंकित मूल्य कितना है 2400, माने उस पे स्टिकर कितना का आप चिपका दिए 2400 का। आप कह रहे हैं कि 35% की छूट पर हम बेचेंगे, माने जितना लिखल है ना में 35% डिस्काउंट देंगे और उतना घटा दीजिएगा। या फिर आप कहिएगा कि नहीं 35% घटाने कहला जाइएगा, सीधा कहिए ना कि उसका जितना लिखा हुआ है स्टिकर में साटा हुआ है उसका हम 65% आपको लेंगे। तो उसका अलग निकाल के घटाइए 35%, चाहे 100 माइनस 35 कितना होता है 65, तो सीधा कहिए कि 2400 के 65% में हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस निकल गया। काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 24 में 65 से क्या करिए गुना कर दीजिए, 24 में 5 से करिएगा क्या होगा 120, 120 का जीरो हासिल 12, 24 छक्का कितना होता है 144, 144 में 12 जोड़िएगा क्या होगा 156, आंसर आ गया 1560। बेसिक सवाल था, एक सेट में 2 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था एक सेट में। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 केजी से कम करके 72 केजी कर लेता है, व्यक्ति के वजन घटाने का प्रतिशत है, मतलब क्या है। देखिए व्यक्ति का वजन था कितना 80, हो कितना गया 72, कितना कम कर लिया वजन को 8 किलो, कितना पर 80 पर, हम मल्टीप्लाई बाय 100%, 10 बार में और 10 से 10 बार में 10%, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ लीजिए आपका ये जो सेट है आज 7 नंबर कंप्लीट हो गया है, मतलब टोटल 140 क्वेश्चन हो गया। अब 140 क्वेश्चन में सेट 5 को मॉडरेट से भी नीचे रखा गया था, लेकिन सेट 6 को मॉडरेट में लाया गया है। पेपर आप प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो जय क्वेश्चन अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन सेट में आया, कोई सेट में 16 क्वेश्चन आ गया, अगर 15 क्वेश्चन आया तो उसमें 10 क्वेश्चन मॉडरेट ही रहता है, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए रहता है, वो सब बना के आता है, वो आप छोड़ के ही तो आप इसी कंपटीशन से बाहर, लेकिन आप वही 10 बना के ही तो आप सबके जोड़े हैं अनसिलेक्टेड लिस्ट में, लेकिन जब आप वो 5 बना लेते हैं तो आपका आ जाते हैं सिलेक्टेड लिस्ट में। इसीलिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जय गो मैथ का क्वेश्चन है ना सब बनना चाहिए। आप सोचिए कि एक आध गो छूटेगा चलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्या है अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं सेट नंबर 8 में फिर से।